स्वागत है आपका हमारी वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का 3rd चैप्टर ज्योग्राफी का ड्रेनेज। ठीक है, तो इसमें हम सभी चीज़ें कवर करेंगे जितनी भी हमारी क्लास 9th के अंदर हैं। एंड जो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन उनको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर हमने कुछ ही पॉइंट्स कवर करे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे ड्रेनेज होता क्या है। तो ड्रेनेज क्या होता है आपके हिसाब से, आप मुझे बताइए ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज सिंपल सी चीज़ है कि हमारा जो देश है उसके अंदर जितनी भी रिवर्स हैं वो किस तरीके से अपना पाथ बना रही हैं या कवर कर रही हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। आई बात आपके समझ में? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम इसमें कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ पे कितने टाइप्स का है? हमारे यहाँ पर 3 टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे कि हिमालय रिवर्स जो हमारा नॉर्थ में होती हैं। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो वो संभाल लीजिएगा। एक्चुअली में ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड हो रही है, पहली वाली रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई आधी से ज़्यादा। तो देन लेक्स हम इसमें पढ़ेंगे, लेक्स कैसे होते हैं। देन हम इसमें पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। अब देखिए हिमालयन रिवर्स तो सबको पता है, हिमालय के पहाड़ियों से निकलने वाली रिवर्स को हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। लेक्स भी सबको पता है कि एक छोटे से एरिया में गोल में पानी भरा होता है, उसे लेक्स बोलते हैं। बट पेनिनसुलर रिवर क्या होता है? ये रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो हमारा जो साउथ इंडिया होता है, साउथ इंडिया इसी तरीके का दिखता है। ड्राइंग तो मत जाना, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। साउथ इंडिया इसी तरीके का दिखता है, तो वहाँ पर जितनी भी इस एरिया में जितनी भी रिवर्स होती हैं उन सबको हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। आई आपके बात समझ में? तो यही हमारा ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है और इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अलग अलग उससे। जैसे कि सबसे पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट समझने हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है। अब देखिए ड्रेनेज बेसिन अगर मैं आपको एक तरीके से समझाऊं, बहुत ही ईजी चीज़ है। मान लीजिए 2 पहाड़ हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से भी पानी अगर गिरेगा तो किधर जाएगा, इस तरफ को, और इधर से भी अगर पानी गिरेगा, ठीक है, हम थोड़ा आगे आ गए, पीछे जाते हैं। अगर इस तरफ से भी पानी गिरेगा तो किधर जाएगा, इस तरफ को। तो ये इकट्ठा किधर जाके होगा, इस तरह यहाँ पे जाके इकट्ठा होगा ना। तो इस एरिया को हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। आई आपके बात समझ में? इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड कैचमेंट एरिया। ये एक तरीके का कैचमेंट एरिया होता है वेयर ऑल द प्रेसिपिटेशन गेट कलेक्ट, जहाँ पर सारा का सारा पानी आके या जितनी भी चीज़ आसमान से आ रही है वो जाके कलेक्ट हो जाती है। अब सोचो ना, पहाड़ से अगर कोई पानी गिरेगा तो वो इस तरफ ही तो गिरेगा, और इधर से भी अगर कोई गिरेगा तो वो इस तरफ ही गिरेगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आई? बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ये चीज़ आपको। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? जब मान लो जैसे यहाँ पे एक नदी थी तो उसके बीच में एक बड़ा सा पत्थर था, तो वो पत्थर हमें अलग दिखेगा ना। वो पत्थर हमें अलग दिखेगा तो वो क्या करेगा, वाटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक वाटर इधर एक वाटर इधर। तो इसी तरीके से होता है वाटर डिवाइड। जहाँ पर एक अपलैंड एरिया होता है, अपलैंड एरिया क्या होता है, मतलब एक ऐसी ज़मीन होती है तो एक एरिया अप होता है ज़्यादा ही, जिसकी वजह से क्या कर देता है, वाटर को डिवाइड कर देता है 2 अलग अलग पार्ट्स में। An elevated area such as mountain, upland separated drainage basin such as upland is called water divide। जो वाटर को हिस्सों में डिवाइड कर दे, जैसे बीच में एक माउंटेन है तो वाटर इधर हो गया और इधर हो गया, तो ये क्या हो गया, वाटर डिवाइड का काम कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। इसी चीज़ को वाटर डिवाइड बोलते हैं। आगे आपके पास आगे बढ़ते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर मेजरली सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी इंडस, एक होती है गंगा, एक होती है ब्रह्मपुत्र। और पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी होती हैं? नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। यही कुछ हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमारा जो है वो 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड है। एक है हमारा हिमालय रिवर्स का, एक है पेनिनसुलर रिवर्स का। हिमालय रिवर्स कौन से? जो हिमालय की पहाड़ियों से आए। पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारा साउथ का जो एरिया होता है वहाँ पर जो रिवर्स होती है उन्हें कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रेंजेस ऑफ हिमालय। यही चीज तो हम पढ़ के आए कि ये वो रिवर्स हैं जो हिमालय से निकले। दे हैव लार्ज बेसिन एंड कैचमेंट एरिया। अब अगर कोई रिवर है जो पहाड़ों से आ रही है तो उसका कैचमेंट एरिया भी तो बहुत सारा होगा, उसका बेसिन भी तो बहुत बड़ा होगा। दे हैव आई वैली शेप्ड, वी वैली शेप्ड। ये क्या होती हैं? अगर दो पहाड़ हैं, मतलब एक पहाड़ है और अगर यहाँ से नदी गुजर रही है तो वो पहाड़ को काट के चली जाएगी, तो पहाड़ कुछ ऐसा बन जाते हैं हमारे ज़्यादातर जिनके बीच में से नदी जा रही होती है, तो इसको बोलते हैं वी वैली शेप्ड। समझ आई बात? पहाड़ को बीच में से जो नदी काट देती है उसे बोलते हैं वी वैली शेप्ड। नेक्स्ट, दे आर कंसीडर्ड टू बी यूथफुल एज। अब ये यूथफुल एज क्या होता है इसको हम एक बारी बताते हैं, पहले एक बारी इरेज कर लेते हैं इस हिस्से को, ठीक है। अब आ जाते हैं यूथफुल एज। हमारी एक नदी होती है जो कुछ इस तरीके से चलती है, पहाड़ से आती है और फिर थोड़ा धीमे हो जाती है ऐसे ऐसे करके। तो जो शुरुआती एरिया होता है उसका, शुरुआती एरिया को ही यूथफुल एज बोलते हैं, क्योंकि तब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पहाड़ से आ रही होती है, पहाड़ से आ रही होती है तो स्पीड बहुत तेज होगी, इसीलिए हम उसको यूथफुल बोलते हैं। हमारा यूथ बहुत जागरूक होता है, बहुत ही तेज होता है। उसी तरीके से एग्जाम्पल लेके, दीज रिवर मिएंडर्स एंड ऑल्सो क्रिएट बिग डेल्टास। अब मिएंडर्स क्या होता है? देखिए मिएंडर्स बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़। अगर मैं बात करूँ, एक नदी होती है, नदी किस तरीके से ट्रैवल करती है बच्चे बच्चे को पता है। जो फर्स्ट क्लास में होगा वो भी अगर सीनरी बनाएगा तो नदी को ऐसे ऐसे करके ही बनाएगा। तो ये जो नदी जो इस तरीके से ट्रैवल करती है ना, ऐसे ऐसे करके सांप की तरह, नागिन बन के नागिन बन के जो वो ट्रैवल करती है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? मिएंडर बोलते हैं। आई आपके बात समझ में? और ये करती हैं डेल्टा क्रिएट। डेल्टा क्या होता है? अब जो नदी है वो अपने साथ साथ इन जगहों पे पत्थरों से टकराएगी, इन जगहों पर पत्थरों से टकराएगी, है ना, बहुत सारे पत्थरों से टकराएगी और अपने साथ ले चलेगी उसे उठा के। तो जब अपने साथ ले चलेगी तो क्या ऐसी अपने साथ लेके, हमें पता है कि ये समुद्र में जाके गिर जाती है, तो क्या समुद्र में भी ले जाएगी? नहीं, वो इधर एक जगह पर इकट्ठा कर देगी उसको, और क्या क्रिएट कर देगी? डेल्टा क्रिएट कर देगी। उस मिट्टी से क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है बहुत बड़ा। और अगर तुम्हें पता हो तो हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया या हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारे इंडिया का ही नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है वो, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती हैं। तो आपको हिमालयन रिवर समझ आया। अब हम आ जाते हैं हमारा पेनिनसुलर रिवर्स पर। पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी थी? नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये कुछ हमारी पेनिनसुलर रिवर्स थी। इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो दीज रिवर ओरिजिनेट इन दी पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू कैसे होते हैं? वो तो पहाड़ों से आ रही थी, ये प्लेटू से आती हैं। प्लेटू कैसा होता है? पहाड़ होता है कुछ इस शेप का। गलत शेप बन गई, एक मिनट, इसे हटा के एक बारी दोबारा बनाएंगे। पहाड़ होता है कुछ ऐसी शेप का, तो प्लेटू जो होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा होता है, उठा होता है, फिर फ्लैट होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है हमारा, क्या होता है? प्लेटू होता है। आई आपको बात समझ में? तो प्लेटू से निकलती हैं ये वाली नदियाँ। तो अगर ये नदियाँ प्लेटू से निकलेंगी तो इनकी स्पीड कम होगी थोड़ी सी, स्मॉल बेसिन बनाएंगी, इसी वजह से ये। समझ आई बात? दे मेनली फ्लो इन शैलो वैली। शैलो वैली मतलब ये ऐसी जगहों से गुजरती हैं जहाँ पर क्या होता है? पत्थर वत्थर थोड़े कम होते हैं, ओके। और दीज रिवर मोस्टली फ्लो इन रेनी सीजन। अब ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम थोड़ा आगे वाली स्लाइड पे आ गए, पीछे वाली पे आ जाते हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो मेन चीज़ तो यही है कि ऐसा क्या है कि ये जो रिवर्स होती है, हिमालयन रिवर्स, ये पूरे 12 मंथ ट्रैवल होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन होती है। ऐसा क्या है? देखिए बहुत ही वैसी चीज़ है कि पहाड़ जो होते हैं, पहले हम हिमालय की बात करेंगे। हिमालय पर आप मुझे बताओ, ये इतने बड़े बड़े होते हैं इसीलिए यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है ना, इतने, क्योंकि हमें पता है ज़्यादा हाइट पर ठंडी होती है और ठंड की वजह से यहाँ बर्फ़ जम जाती है। तो जब गर्मी का मौसम आता है, सीजनल चेंज आता है, तो ये बर्फ़ पिघलती होगी और यहाँ से नदियाँ निकलती होंगी, हाँ है ना, है ना। लेकिन क्या जो प्लेटू होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
वो तो ऐसा कर ही नहीं पाते। इसीलिए जब सिर्फ रेनी सीजन आता है तभी वहां पर रिवर का फ्लो आता है इस तरीके से। समझ आई बात? और सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन दी हाईलैंड, कुछ ऐसी जगह पर भी, कुछ मतलब थोड़े ऊंचे पठार से होते हैं, ऊंचे ऊंचे प्लेचू होते हैं, वहां से भी क्या होता है, कुछ नदियां निकलती हैं। ओके, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जैसे कि इनके जो पेनिनसुलर रिवर में हमारे सबसे मेन प्लेचू हैं वो कौन कौन से हैं, विंध्याचल और सतपुरा। ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर हैं, एमपी में हैं। आई बात समझ में? इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई थी, बट दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, इस काम में मेहनत तो लगती है। तो सबसे पहले हम लाइफ ऑफ हिमालय रिवर्स पढ़ेंगे कि हिमालय की जो रिवर्स होती हैं वो किस तरीके से कैसे कैसे चलती हैं, कैसे कैसे उनकी लाइफ होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूथफुल। हम अभी पीछे पढ़ के आए थे ना, यूथ। जब वो नदी निकल रही है, तो जब वो निकल रही है, अब देखो स्लोप से आ रही है ना, स्लोप से इतने ऊपर से आ रही है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, तो बहुत स्पीड में आएगी और बहुत सारे पत्थर अपने साथ लेके आएगी, हाँ या ना, लेके आएगी। अब जब वो मिडल एरिया में आती है, मिडल एरिया में आके बेचारी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बहुत स्लो, मतलब फिर वो स्लो होती है ना, तो फिर वो ऐसे ऐसे चलने लगती है, ऐसे नागिन की तरह ऐसे ऐसे चलने लगती है। और इस चीज को हमने बताया क्या बोलते हैं, मिएंडर बोलते हैं। अभी अभी पीछे पढ़ के आए थे मिएंडर। ठीक है, और फिर जब वो अपनी लोअर स्टेज में आ जाती है, यानी कि ओल्ड एज, ओल्ड एज में आ जाती है, तो मिएंडर कभी कभार क्या होता है, ये नदियां ना ज्यादा मिएंडर कर जाती है, ऐसे करती हैं, ऐसे ऐसे करके कभी कभी मिल जाती हैं, ऐसे ऐसे करके ज्यादा मिएंडरिंग करने के कारण क्या होता है, अब देखो ये हिस्सा थोड़ा सा अब जुड़ गया बिल्कुल ही, तो नदी जो होती है वो अपने लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगी तो यहाँ से आके वो सीधा यहीं से नहीं आ जाएगी। एक चीज बताओ, यहाँ पे आगे जाने की बजाय सीधा यहाँ से आ जाएगी ना, हाँ है ना, सीधा यहीं से आ जाएगी। ठीक है, सीधा यहीं से आ जाएगी, तो आगे जो होगा वो जाएगी ही नहीं, तो आगे क्या होगा, इस तरीके का लेक सा बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। जैसे यहाँ बना भी वो दिख रहा होगा आपको। और फिर आगे जाएगी वो इसी तरीके से, और यहाँ पे क्या करेगी, अपनी मिट्टी को इकट्ठा कर देगी। ये दिख रहा होगा आपको कि जो भी वो अपने साथ मिट्टी पत्थर लाई है उसको यहाँ इकट्ठा कर देगी और क्या बना देगी, डेल्टा। चलो अब यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। इरोजनल एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि वो अपने साथ यहाँ से जब स्पीड में होगी तो मिट्टी पत्थर अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आएगी, उसी चीज़ को इरोजनल एक्टिविटी बोलते हैं। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर फॉर्म मिएंडर। मिडल में क्या करती है, मिएंडरिंग करती है। मिएंडर अभी अभी मैंने बताया, सांप, सांप की तरह चलती है, मिएंडर करती है। ऑक्सबो लेक जब ज़्यादा मिएंडर कर जाए, ज़्यादा ही मज़े में आ जाए नदी थोड़ा सा, तो वो ऑक्सबो बन जाती है। एंड मैनी अदर फीचर इन देयर फूड प्लेन्स। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। और वो अच्छा खासा डेल्टा भी बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है मैंने बताया, अपने साथ जो मिट्टी लाई है उसको एक जगह पर तो छोड़ेगी ही, तो जिस जगह पे छोड़ती है उसे डेल्टा बोलते हैं। आई बात समझ में अच्छे से? आई होप आ गई हो। देखिए अब हम अच्छे से पढ़ेंगे इसे, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आए, जो आप, अगर आपको ये स्लाइड्स वगैरह इस तरीके से पढ़ना पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते तो कोई नहीं, बट लेकिन नॉलेज के लिए वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। इंडस रिवर। इंडस रिवर हमारे यहाँ की मैंने बताया 3 ही हिमालय की रिवर्स होती हैं। एक होती है इंडस, एक होती है गंगा, एक होती है ब्रह्मपुत्र, जिसमें हम स्टार्टिंग में किसको पढ़ेंगे, इंडस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडस जो रिवर है वो है हमारी सबसे मेन रिवर एक तरीके से, जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है गंगा के बाद, है ना। तो देखो कह रहा है इट राइजेज नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। तिब्बत दिख रहा है, तिब्बत, ये रहा तिब्बत। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर, ये वाली, तो मानसरोवर से निकलती है हमारी इंडस। क्या निकलती है, इंडस, कुछ इस तरीके से। और हमारे लद्दाख से होते होते वो पाकिस्तान चली जाती है। समझ आई बात? इस तरीके से निकलती है। उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब देखो यहाँ ये वर्ड समझ आया, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, देखो अब यहाँ नीचे समझाता हूँ मैं।
एक नदी होती है ऐसे करके, उसको कुछ नदियाँ आके सपोर्ट देती है जिससे वो नदी आगे जा पाए, तो इन नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ। और मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये नदी है, इससे एक और नदी निकल गई, इससे एक और नदी निकल गई इधर, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। आगे डिस लग जाता है बस, समझ आई बात। जो नदियाँ आके हेल्प हेल्प कर रही हैं उन्हें ट्रिब्यूटरीज, और जो खुद उसी नदी से निकल रही है उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हमारी जो इंडस रिवर है उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, जो कश्मीर में मिलती है इस एरिया में। ओके, इस एरिया में। आगे है इंडस इज जॉइंड बाय रिवर बियस, सतलुज, रवि, चेनाब एंड झेलम। यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जो इंडस को हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। किस तरीके से करती हैं ये समझने वाली बात है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, किस तरीके से वो इंडस को हेल्प करती हैं। देखो याद करना बहुत आसान है कि इंडस की जो वो है क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। किस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखो 5 ही तो नाम है, 5 ही तो नाम है। क्या नाम है, अगर तुम इसे 3 या 4 बार भी लगातार पढ़ लोगे तो तुम्हें आ जाएगा। क्या नाम है तुम उसका, झेलम, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज 5 बार या 3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। तो हमारी इंडस की हेल्प करने वाली रिवर्स कौन सी है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा मैप में, जो इंडस को हेल्प कर रही है, एक जगह पे जाकर इंडस को मिल रही है इन जगहों पे जाकर। ठीक है, ये चीज़ एकदम अच्छे से दिख रही होगी। और आगे जाकर पाकिस्तान में यही जो रिवर्स है वो मिठानकोट नाम की एक जगह पर मिल जाती है, जो हमें दिख भी रही है ये जगह। ठीक है, अब जो ये है रवि, चेनाब, ब्यास, सतलुज, झेलम, एकदम देखो अजीब से लगाना भी सुनने में, क्यों, क्योंकि हमने इस तरीके से पढ़ा ही नहीं। इस तरीके से पढ़ेंगे याद हो जाएगा, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि जो इंडस है, इंडस और जो सतलुज है ये एक ही नदी है। क्यों ऐसा सोचते हैं ये एक ही नदी है, क्योंकि देखो जो इंडस है ना, इंडस भी मानसरोवर के पास से ही निकल रही है, और सतलुज ये देखो ये रही सतलुज, सतलुज का स्टार्टिंग पॉइंट, सतलुज भी मानसरोवर से ही निकल रही है। आई बात समझ में। तो लोग सोचते हैं कि इंडस इंग्लिश नाम है, सतलुज हिंदी नाम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतलुज जो है वो इंडस की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, उसकी हेल्प, एक सहायक नदी है, हेल्प करने वाली नदी है। समझ आया। और ये जो नदियां हैं, ये 5 नदियां जो हैं, ये 5 नदियां जो हमने अभी अभी पढ़ी, ये एक स्टेट से होकर गुजरती हैं, इसीलिए उस स्टेट का नाम क्या है, 5 नदियों के नाम पे रखा गया। और क्या नाम है उसका, पंजाब। पहले के टाइम पे तुम्हें पता होगा कि पाकिस्तान भी, जब 1947 में हम आज़ाद नहीं हुए थे, तब पाकिस्तान भी क्या था, पंजाब ही था, और यहीं पर ये 5 नदियाँ तैरती थी, तो इसीलिए इसे पंजाब बोला जाता था। आई बात समझ में। ये जो हमारी इंडस रिवर है, इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो सबसे लंबा बनाती है इसे। आई बात समझ में। अब यहाँ पर एक और चीज पॉइंट है कि इंडस, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो हुआ था 1960 में, क्या हुआ था, थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं फिर देखते हैं एक बारी। देखो 1960 में एक एग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में। देखो तुमने देखा होगा कि पानी के चक्कर में तो आसपास के मोहल्लों में लड़ाई हो जाती है ना। हमारे जैसे, हमारे जो अच्छी खासी सोसाइटीज़ में रहते हैं उनके यहाँ तो नहीं होती, बट बहुत सी जगहों पे हो जाती है, जैसे मुंबई के बहुत से एरिया देखे होंगे तुमने, है ना। तो ये तो इंडिया और पाकिस्तान है, यहाँ पानी के लिए क्यों नहीं लड़ाई होगी, होगी ज़रूर होगी, है ना। बट इन्होंने क्या करा, लड़ाई ना करके एक एग्रीमेंट कर लिया। इन्होंने बोला देखो हमारे, तुम्हें दिख रहा होगा 6 नदियाँ दिख रही होंगी टोटल, इंडस, झेलम, मैंने क्या याद करने का तरीका बताया था, इंडस की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो इंडस की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये करके 3-3 में ग्रुप बांट दिए गए। बोला क्या, बोला कि जो भाई इंडस, झेलम और चेनाब है, इसका 20% रखेगा इंडिया और 80% रखेगा पाकिस्तान, और जो बाकी की 3 नदियां हैं उसका 80% रखेगा इंडिया
और 20% रखेगा पाकिस्तान। आई बात समझ में? आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि जो पहली 3 नदियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा हमारे इंडिया में। लेकिन जो बाकी की 3 है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारे यहाँ पर और बाकी का पाकिस्तान में 20%। और यही चीज़ हुई है इंडस वाटर ट्रीटी में। ये सवाल बहुत ही मेन है, आ भी जाता है। ठीक है, क्या हुआ था इसके अंदर? 3 रिवर्स बांट दी गई थी जिसमें 20% कौन रखेगा? इंडिया, और 80% पाकिस्तान। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा गंगा रिवर के ऊपर। गंगा रिवर सबसे हमारे यहाँ की सबसे पवित्र रिवर है। ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा रिवर, देखो तुमने एक चीज देखी होगी, लोग हरिद्वार जाते हैं, है ना, लोग बनारस जाते हैं, लोग वहां से क्या करते हैं? गंगा जल लेके आते हैं। गंगा जल जो होता है वो कभी खराब नहीं होता, उसके अंदर कभी कीटाणु नहीं लगते। ऐसा क्यों है? क्योंकि गंगा का जो पानी होता है, अब देखो बहुत से लोग कहते हैं गंगा नदी बहुत पवित्र है, सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं गंगा नदी बहुत पवित्र है। लेकिन क्या होता है, लोग इसमें बहुत पूजा करते हैं, लोग राख डालते हैं, लोग कुछ होते हैं जो फूल माला डालते हैं, बहुत से लोग होते हैं मूर्तियां विसर्जन करते हैं। तो क्या गंगा कभी मतलब गंदी नहीं होती होगी, पॉल्यूट नहीं होती होगी? होती होगी। फिर भी इसका पानी एकदम साफ है, इसमें कोई कीड़ा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा के अंदर ना एक वायरस होता है, ऐसा वायरस होता है गंगा के पानी के अंदर जो दूसरे वायरस को, जो हार्मफुल वायरस होते हैं, उन्हें पनपने नहीं देता, उन्हें पैदा ही नहीं होने देता। इसीलिए गंगा का वाटर चाहे कितने भी दिन, कितने भी साल तक रखा रहे, वो एकदम सही होता है। आई बात समझ में? अब चलो हम समझते हैं गंगा रिवर के बारे में कि गंगा रिवर कहाँ से शुरू होती है। तो देखो बहुत से बच्चे ना जब छोटी क्लास में होते हैं ना, तो एक उन्हें नई नई चीज़ पता चलती है। क्या पता चलती है? कि गंगा कहाँ से शुरू हुई। टीचर बताता है कि गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट बताओ कहाँ से, तो टीचर उन्हें बता देता है गंगोत्री, कि गंगा स्टार्ट होती है गंगोत्री से, है ना। अब बच्चे आपस में एक दूसरे से सवाल पूछने लग जाते हैं, तेरे को पता है गंगा कहाँ से शुरू होती है? दूसरा बोलता है नहीं, वो कहता है गंगोत्री। लेकिन फिर एक बच्चा होता है जो बहुत होशियार होता है, तो वो बच्चा उससे जाके पूछता है कि तेरे को पता है गंगा कहाँ से शुरू होती है? वो कहता है हाँ पता है। तो वो बोलता है कहाँ से बता? तो ये कहता है भागीरथी। ये कहता है मैंने तो कभी भागीरथी सुना ही नहीं। अब भागीरथी से कैसे शुरू होती है वो चीज़ हम पंचप्रयाग के अंदर पढ़ेंगे। पंचप्रयाग के अंदर किस तरीके से पढ़ेंगे, आओ हम सबसे पहले पंचप्रयाग में ही जाते हैं। ठीक है, पंचप्रयाग की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ स्लाइड्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी कुछ नदियां हैं जिनको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली मैं तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, बट दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि पहली वाली रिकॉर्ड ही नहीं। कितनी दुख की बात। ये रहे हमारे पंचप्रयाग। पंचप्रयाग क्या होता है? अब सबसे पहले पंच तो छोड़ो, पंच मतलब तो 5 होता है ना। प्रयाग क्या होता है? प्रयाग लिखा हुआ है, ए नहीं आएगा यहाँ ए नहीं आएगा, प्रयाग होता है। ठीक है, पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग में हम सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रयाग होता क्या है। प्रयाग होता है जहाँ 2 नदियाँ आपस में जाकर मिलती हैं। एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, जहाँ पर आकर ये मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं प्रयाग। समझ आई बात? तो जैसे कि हमारी जो गंगा होती है, गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है। मैंने बताया ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, सहायक नदियाँ जो उसको हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। ठीक है, तो गंगा की जो कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं जैसे कि धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, ये कुछ नदियाँ होती हैं जो गंगा को हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। किस तरीके से हेल्प करती हैं? देखो जी, एक होती है हमारी अलकनंदा जो बिल्कुल एकदम सीधी ऐसे चल रही होती है मजे में। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में आकर मिल रही हैं वहाँ पर वो क्या बना देंगी, प्रयाग बना देंगी। तो इस जगह एक प्रयाग बन जाएगा, इस जगह एक प्रयाग बन जाएगा, है ना, इस जगह एक प्रयाग बन जाएगा और इस जगह एक प्रयाग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रयाग बन जाएंगे हमारे, हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पर 2 नदियाँ आकर मिल रही हैं आपस में। ठीक है, तो जहाँ पर
धौली गंगा आकर अलकनंदा को मिलती है, वहां पर कौन सा प्रयाग बनता है? वहां बनता है तुम्हारा विष्णु प्रयाग। और जहां पर नंदाकिनी आके अलकनंदा को मिलती है, वहां कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग। पिंडर जहां पर आकर मिलता है, वहां कौन सा प्रयाग बनता है? पिंडर जहां पर आकर मिलता है, वहां बनता है तुम्हारा कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी जहां पर आकर अलकनंदा को मिलती है, वहां कौन सा प्रयाग बनता है? वहां बनता है तुम्हारा रुद्र प्रयाग। और भागीरथी जहां पर आके अलकनंदा को मिलती है, वहां बनता है तुम्हारा देव प्रयाग। जैसे मैंने तुम्हें देव प्रयाग की फोटो ही दिखा रखी है यहाँ पर। यह हमारा भागीरथी है, हमारी अलकनंदा नहीं, ये अलकनंदा है जो एकदम देखो स्लोली स्लोली आ रही है। और भागीरथी जो अभी अभी हिमालय से निकली है, कौन सी जगह से? गंगोत्री। समझ आया? यही है हमारी गंगा का हेड। आई बात समझ में? जैसे किसी इंसान का हेड होता है, ऐसा होता है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? उसका हेड होता है। तो इसी तरीके से गंगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? भागीरथी है गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट, जो गंगोत्री से निकलती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो देखो अभी अभी ये हिमालय से निकल के आई गंगोत्री, गंगोत्री से निकल के आई भागीरथी, जो बहुत ही देखो स्पीड में आ रही है, यहाँ से दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे आके अलकनंदा से मिल गई। अब ये आगे जाके क्या बना देंगी? आगे जाके बना देंगी गंगा। आई बात समझ में? और इसी तरीके से हमारा पंचप्रयाग होता है। ओके, अब चलो, हमने पंचप्रयाग एकदम अच्छे से पढ़ लिए। इसे मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं होता, कुछ भी नहीं। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, हम गंगा के बारे में पढ़ रहे थे इसमें। ठीक है, देखो आ गए हम। सबसे पहली लाइन यहाँ क्या लिखी है? द हेड वाटर ऑफ गंगा इज नोन एज भागीरथी। कि मतलब भाई गंगा की स्टार्टिंग में कौन होता है? भागीरथी होता है। ठीक है, जो गंगोत्री से निकलता है। भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय अलकनंदा एट देव प्रयाग। हमने प्रयाग पढ़ लिए कि जब भागीरथी अलकनंदा से जाके मिलती है तो क्या बनाती है? देव प्रयाग बनाती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ हिमालय। अब कुछ देखो, जैसे हमारी गंगा है, ठीक है, देखो इस मैप में तो तुम्हें साफ तरीके से नहीं दिखेगा, इस मैप में तुम्हें साफ तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज़ जरूर दिखेगी कि भाई हमारी जो गंगा है, देखो यहाँ से ट्रैवल कर रही है ऐसे 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 आके, और इतनी यहाँ से होकर चली जाती है इस तरफ और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो उसकी दो तरीके की ट्रिब्यूटरीज हैं, एक जो उसको लेफ्ट से हेल्प कर रही है ना, एक जो उसको राइट से हेल्प कर रही है। आई बात समझ में? दो तरीके की होती हैं। तो हमारी सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ठीक है, और जो राइट से हेल्प करेंगी वो कौन होंगी? यमुना जैसी। यमुना कहाँ पर आती है? प्रयागराज में। ठीक है, यमुना गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है? ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पर यहाँ से यमुना निकल रही है, यहाँ से यमुना निकल रही है और ये गंगा को इधर ज्वाइन कर रही है, इधर जाके। तो ये प्रयागराज में ज्वाइन कर रही है। प्रयागराज समझते हो? इलाहाबाद यूपी में है। ठीक है, और अदर ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा, सोन, जो इस तरफ से हैं, राइट वाली साइड से। ये लिखा चंबल, बेतवा और सोन। चंबल तो तुम्हें पता ही होगा, चंबल का तो बहुत नाम सुना होगा। चंबल में क्या होता है? चंबल की जो लैंड होती है, अब हमने पढ़ा है कि जहाँ पर भाई नदी चलती है वहाँ की लैंड तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन चंबल का सीन थोड़ा अलग है। चंबल की लैंड बड़ी खराब सी है, वहाँ पर हम वो नहीं कर सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते। और जो चंबल का पानी होता है, जैसे कि मान लो कोई नदी है, कोई नदी के पानी में क्या मिलती है? मछलियाँ। चंबल के पानी में क्या मिलता है बताओ? चंबल के पानी में हमें मिलता है एलिगेटर, यानी कि घड़ियाल। आई बात समझ में? और यही जो है हमारी क्या होती है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, और क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा इस साइड में। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको ना समझ आए तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं और एक और बार इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र पे जाने से पहले हम थोड़ा गंगा को एक बार अच्छे से देख लें। गंगा की ये देखो, ये थोड़ा गंगा है, ये गंगा इस तरीके से जा रही है। उस मैप में क्या था? उस मैप में अच्छे से नहीं दिख रहा था गंगा,
इस मैप में हमें अच्छे से गंगा दिखेगी, ठीक है। गंगा की एक देखो, गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो उसको वो कर रही है, हेल्प दे रही है, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, देखो ये दिख रही है, अभी अभी हमने पढ़ी। और इस साइड से कौन दे रही है, राइट साइड से यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, है ना। और जहाँ पर यमुना और गंगा आपस में मिलती हैं वो कौन सी जगह है, प्रयागराज, इलाहाबाद, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सी होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर होती है हमारी, एक मिनट जरा, एक मिनट, तो देखो अभी हम यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम गंगा को थोड़ा साफ कर लेते हैं, जो हमने गंगा के ऊपर समझाया है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर और जो हमारा इंडस रिवर था वो दोनों एक ही जगह से निकलती है, यानी कि मानसरोवर लेक के पास, तिब्बत में से। कैसे जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ऐसे होके, यहाँ से ऐसे होके जाएगी, तिब्बत में से होते 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 हिमालय के बगल से जाती है, और यहाँ से यू टर्न मार लेगी अरुणाचल प्रदेश से, और फिर से वापस हमारे इंडिया में होके, बांग्लादेश से होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगी। आई बात समझ में। ब्रह्मपुत्र रिवर जो होती है वो हमारे देश की सबसे बड़ी रिवर है। किस तरीके से, वॉल्यूम के बेस पे। अगर पानी देखा जाए, पानी सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र रिवर में ही होता है। ओके, तो मैंने क्या बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर और सतलज रिवर, है ना, और हमारा इंडस रिवर, ये तीनों की तीनों मानसरोवर से ही चालू होती हैं। आई बात समझ में। तो जो तिब्बत में है, यहाँ से जाती हैं ये। ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना के अंदर या तिब्बत के अंदर सांगपो, यारलुंग सांगपो भी बोला जाता है। इसके बाद ये यहाँ से सीधा 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 जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, हमारे हिमाचल जो होते हैं ना, हिमालय की जो पहाड़ होते हैं, वहाँ से ये यू टर्न मार लेती है। तो उस एरिया में याद रखना, जब थोड़ा ये चीज़ कन्फ्यूजिंग होगा, उस एरिया में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, दिहांग बोला जाता है, उसका नाम है ये। और जब वो हल्का सा आगे आते हैं, यानी कि असम की तरफ आती है अरुणाचल प्रदेश से होते होते, तो दो नदियाँ और हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जो उसको हेल्प करती हैं, जो दिबांग और लोहित नाम की नदियाँ हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है दिबांग और दिहांग के अंदर, क्योंकि दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम है और दिबांग और लोहित दो अलग अलग नदियाँ हैं जो उसकी हेल्प करती हैं। आई बात समझ में, एकदम अच्छे से आई। यही चीज़ हमने इसके अंदर भी लिखी हुई है। नामचा बारवा वो जगह है जहाँ से वो यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश के पास से, जो मैंने अभी अभी बताया। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आई होगी तो आप एक बारी पीछे वापस करके देख सकते हैं। तो हमने हिमालय की तीनों नदियाँ पढ़ ली। हिमालय की 3 ही नदियाँ थी। एक नदी का क्या नाम था, जल्दी बोलो, इंडस, सेकंड का गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। उल्टा देखो तो BIG, बिग क्यों, क्योंकि भाई हिमालय की सारी नदियाँ बड़ी होती हैं। आई बात समझ में। देखा कितनी अच्छी ट्रिक है याद करने की, वैसे फालतू की। नर्मदा बेसिन। अब हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी होती हैं? पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं हमारी ऐसी रिवर्स जो हमारे साउथ में होती हैं। साउथ वाला एरिया मैंने बताया था, ऐसे करके हमारा साउथ का एरिया होता है हमारे इंडिया में, और यहाँ पर जितनी भी नदियाँ होंगी उन सबको पेनिनसुलर रिवर्स बोलेंगे। तो 2 नदियाँ हैं, एक है हमारी नर्मदा, एक है हमारी तापी। ये दोनों थोड़ी खास है, स्टार वाली। किस तरीके से? क्योंकि देखो सारी की सारी जो नदियाँ होती हैं वो किस तरफ गिरती हैं? वो सारी की सारी गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में आके। लेकिन ये 2 ऐसी नदियाँ हैं, ये देखो, नर्मदा हो गई और तापी हो गई। ये 2 ऐसी नदियाँ हैं जो आके अरेबियन सी में गिरती हैं। समझ आई ये चीज़?
तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये गिरती कहाँ पर है और क्यों इतनी अनोखी है। तो नर्मदा बेसिन जो है इट ओरिजिनेट इन अमरकंटक हिल्स। नर्मदा बेसिन देखो कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ना, यहाँ से हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, अमरकंटक हिल्स। यहाँ पर अमरकंटक हिल्स होंगी, यहाँ से शुरू होती है नर्मदा हमारी और यहाँ पर आकर अरेबियन सी में गिर जाती है। समझ आई बात, मध्य प्रदेश से होते होते। और ये मार्बल्स बनाती है अपने साथ चलते चलते, क्योंकि देखो मैंने बताया सारी नदियाँ पत्थर जरूर लेके आती हैं। तो ये पत्थर क्या होता है, मार्बल बनाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है। आगे जाके जब हम ज्योग्राफी में और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स कितने टाइप की होती थी, 3 टाइप की, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और तीसरी कौन सी होती थी, वो तो आपको पता ही होगा, सबसे आसान होती है वो तो। इट मेनली फ्लोज टावर्ड द वेस्ट इन रिफ्ट वैली। कहाँ बता रहा है, देखो मैंने अभी बताया जितनी भी नदियाँ हैं सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं इस तरफ को, सारी की सारी ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाती हैं। लेकिन ये 2 ही नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा और तापी, जो वेस्ट की ओर गिरती हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर सी लोकेशन। पिक्चर सीक लोकेशन कैसे होता है, मतलब कि ये इतना सुंदर दृश्य बनाती है ना चलते चलते कि आप वहाँ पे फोटो खींचने को बोलोगे, है ना। जैसे कि धुआंधार फॉल्स, मार्बल रॉक्स, इस तरीके से। तो नर्मदा हो गया। नर्मदा से आगे बढ़ते हैं। नर्मदा से आगे मैंने बताया स्टार की दूसरी नदी तापी बेसिन। ये भी कुछ इसी तरीके से होती है, तापी भी कुछ इसी तरीके से होती है, जो कहाँ से चालू होती है, सतपुरा रेंज से। अब देखो ये थोड़ा खास बात है कि हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर नीचे की तरफ, इस तरफ के बाद में कुछ प्लेचू है, जिसमें से 2 सबसे मेन प्लेचू होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। एक होता है विंध्याचल, एक होता है सतपुरा, ठीक है। विंध्याचल और सतपुरा, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुरा और तापी और नर्मदा दोनों इसी के बीच में पड़ती हैं, और सतपुरा से ही हमारी तापी रिवर निकलती है ऐसे ऐसे करके और यहाँ पर वेस्ट में गिर जाती है अरेबियन सी में आके। समझ आई बात। प्लेचू क्या होते हैं, मैंने बता दिया है कि पहाड़ कुछ इस तरीके का होता है जिनकी चोटी होती है, लेकिन प्लेचू की चोटी नहीं होती, वो फ्लैट होता है ऊपर से। आई बात समझ में। और जो हमारी ये तापी रिवर है, कौन कौन सी जगह पर फ्लो करती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और ये भी कहाँ जाके किस तरफ जा रही है, वेस्टर्न में जा रही है और अरेबियन सी में गिर रही है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही और भरतपुजा एंड पेरियार। चलो ये तो देखो तुमने देख लिया होगा कि वेस्ट में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं। ये सारी की सारी इस एरिया में पाई जाती हैं, साबरमती, माही, है ना, इस एरिया में पाई जाती है। तो साबरमती रिवर जो है वो तुम्हें पता होगा किसकी वजह से फेमस है, किसकी वजह से, गांधी जी की वजह से। उनका जो आश्रम था वो इसके बगल में था, है ना, याद होगा। तो याद करना बहुत आसान है, गांधी जी कहाँ से थे, गुजरात से। तो साबरमती कहाँ से आ जाएगी, कहाँ पे होगी, गुजरात में होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत इजी हो गया ये तो याद करना। आगे बढ़ते हैं, तापी बेसिन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं गोदावरी। अब गोदावरी में देखो, गोदावरी क्या है, अब बाकी की जितनी भी नदियाँ उनमें उतना कुछ खास नहीं है। गोदावरी एक पढ़ लो, उसके बाद सब नॉर्मल है, सब कुछ, उसके बाद कुछ अलग नहीं होगा बाकियों में, बाकी भी सेम होंगी सब। बस हमें याद करना होगा कि कौन सी कहाँ से निकल रही है, ठीक है, और उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, बस इतना। बस गोदावरी एक थोड़ा सा है जो थोड़ा मेन है इनमें। गोदावरी क्यों मेन है, क्योंकि गोदावरी जो है, ये रही गोदावरी रिवर हमारी, ये रही, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ आके गिरती है। गोदावरी रिवर जो है वो सबसे लंबी है, साउथ की रिवर्स में सबसे लंबी है, इसी वजह से उसे दक्षिण गंगा बोलते हैं। आई बात समझ में। क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, गोदावरी रिवर को बोलते हैं दक्षिण गंगा, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारा नासिक से शुरू होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। हमारे पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी रिवर होती है, तभी तो इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं। और इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मंजरा, वांगना एंड पेनगंगा, सॉरी वानगंगा एंड पेनगंगा। समझ आई ये चीज़, आई होप समझ आई हो। एक और बार देख लेना, अच्छे से आ जाएगी।
महानदी, अब मैंने बताया, अब बाकियों में कुछ अलग नहीं है, बस इतना जानना है कि कहाँ से शुरू होती हैं, कितनी लंबी हैं और उनकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये कितनी लंबी है, 860 किलोमीटर्स। कहाँ से शुरू होती है, राइजेस की स्पेलिंग क्यों गलत है कहाँ से शुरू होती है, छत्तीसगढ़ से शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, सारी की सारी इधर ही गिरती है बाकी तो, ठीक है। और क्या चीज़ है, कहाँ है हमारी ये महानदी, महानदी ये रही, छत्तीसगढ़ से शुरू हो रही है ना, ये रही देखो, यहाँ आके गिर रही है ऐसे करके, ठीक है। कौन कौन से बेसिन्स हैं इसके, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये कुछ एरिया इसका यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है कुछ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज होंगी यहाँ पर तो बेसिन भी होंगे, इसी वजह से यहाँ से ट्रैवल करके डायरेक्ट इधर गिरती है। ओके, इसमें उतना कुछ खास नहीं है, बस इतना कह रहा हूँ कि नोट्स बना लेना। नोट्स हमने बहुत अच्छे बनाए हैं, आप इन नोट्स को अगर डायरेक्ट भी याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पेपर में लिख कर आओगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, सब एकदम सही है इसके अंदर। बस कुछ स्पेलिंग्स होंगे जो आप देख लेना, मैं भी उसे करेक्ट करवा दूँगा। और जो बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही सलाह है कि उनके लिए और एक्सटेंडेड वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 9th के हिसाब से है, थोड़ा सिलेबस कम है इनका, लेकिन एसएससी में या गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा होता है, उसके अंदर हमें ज़्यादा रिवर्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसके अंदर जैसे कि ये सारे मैप में जितनी भी रिवर्स है उनमें हमें सब पढ़ना होता है, वही चीज़। कृष्णा बेसिन, कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। कृष्णा 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 ये रही, कहाँ है, ये रही रिवर हमारी कृष्णा, ठीक है, यहाँ से आ रही है और ऐसे यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, ठीक है। महाबलेश्वर से शुरू हो रही है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और क्या क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज है, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो कितनी जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने मेन था वो हमने बहुत जल्दी पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन देखो ये रहा कावेरी बेसिन, ठीक है, ये रहा, और ये यहाँ आके इधर गिरता है, बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं बाकी सारी के सारी। इट ओरिजिनेट इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ड्रेन्स इनटू द बैकघाट। अब ये वेस्टर्न घाट एक वर्ड यहाँ पे आया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। देखो वेस्ट तुम्हें पता है, वेस्ट ये वाली डायरेक्शन, ईस्ट ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये तो पता है। तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट क्या होता है, समुद्र के बगल में जो एरिया वेस्ट में होगा उसे बोलेंगे वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट में होगा ये वाला उसे बोलेंगे ईस्टर्न घाट। आई बात समझ में। तो कावेरी बेसिन की जो हमारी कावेरी नदी है उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है अमरावती। अमरावती, अमरावती तो तुम्हें पता भी होगा एक जगह है ना, किसी का वो है, ये कैपिटल है अमरावती, भवानी, हेमवती एंड कामिनी, ये उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या क्या पढ़ना था, हमने हिमालयन रिवर्स पढ़ना था, पेनिनसुलर और लेक्स। हिमालय पढ़ लिया, पेनिनसुलर पढ़ लिया, बारी आती है लेक्स, ठीक है। तो लेक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैप के रूप में पूछ ले जाता है, और बाकियों में तो देखो कभी कभी हम हमारी जनरल नॉलेज दिखाने के लिए ऐसे पूछ लेते हैं, चलो बताओ वो लेक्स कहाँ पर है, या वो लेक का पानी कैसा है, इस तरीके से हम अपनी जनरल नॉलेज को थोड़ा सा दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहली चीज़ मैंने 2 पिक्चर्स लगाई हैं, 2 लेक्स लगाई हैं, ये हमारे देश की बहुत ही फेमस लेक्स है, ठीक है। क्यों फेमस है मैं वो भी बता दूंगा। सबसे पहले आती है हमारी, ये कौन सी लेक है बताओ, इसका देखो पानी भी लाल है, ये कौन सी है, ये है हमारी लूनार लेक, ठीक है, लूनार लेक है, और ये कहाँ पर है, एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा ये कैसे फॉर्म हुई थी, ये बनी कैसे थी लेक, इतना बड़ा गड्ढा किसने, इंसान ने तो करा नहीं होगा आके, किसने करा, तो एक मेटेरॉइड्स, पता है तुम्हें मेटेरॉइड्स क्या होता है, आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, तो बड़ा पत्थर आके इधर गिर गया, यहाँ पे गिरा, और उसी वजह से यहाँ पर ये लेक फॉर्म हो गया, जिसका पानी कभी कभी लाल भी दिखता है हमें। आई बात समझ में। और क्या होता है, ये कौन सा देखो, अच्छा देखो ये देखो ठंड है, यहाँ पे ठंडा ठंडा है, ऊपर से पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो इतना तो समझ आ गया होगा कि भाई ये नॉर्थ में होगा। नॉर्थ में ठंडी इतनी ज़्यादा कहाँ पे होती है, ना बर्फ गिरता है, भाई सिंपल सी बात है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर। और ये कौन सा लेक है,
ये तुम्हारा लेक है वूलर लेक, ठीक है। कौन सा लेक है? वूलर लेक। कभी कभी तो यहाँ पे बर्फ भी जमती है, बहुत बढ़िया दिखता है ये। इट एनहेंस, अब देखो लेक्स कैसा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। सही बात है भाई, अगर देखो ना कितना सुंदर दिख रहा है, फोटो में कितना सुंदर दिख रहा है। हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो समुद्र में नहीं रह सकते, तो उनके लिए लेक्स कितनी ज़रूरी और कितनी अच्छी होती होंगी, है ना। हेल्प्स टू रेगुलेट फ्लो ऑफ रिवर, कभी कभार क्या होता है जब रिवर की देखो 3 स्टेजेस होती थी, हमने पढ़ा था रिवर की 3 स्टेजेस होती थी। एक जहाँ पर वो बिल्कुल स्पीड में यानी कि यूथफुल स्टेज, एक है जहाँ थोड़ी सी स्लो हुई, मियांडरिंग करने लग गई, मियांडर करने लग गई, ऐसे सांप बनने लग गई, उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको मिडल स्टेज। और एक आ जाती है उसकी ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज पे आते आते क्या होता है, अब बेचारी बहुत स्लो हो चुकी है, बहुत स्लो हो गई है ना। इतना स्लो होने के कारण बेचारी पे फ्लो बचा ही नहीं है, तो क्या होता है, ये जो लेक्स होती हैं, जो यहाँ पर लेक्स होती हैं, ये मदद कर देती है। समझ आई? ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रिवेंट फ्लड, ये हमारी हेल्प करेंगी पानी देने में, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये हाइडल पावर क्रिएट करेंगी। हाइडल पावर किस तरीके से क्रिएट करेंगी? देखो पानी जो होता है ना, पानी 3 तरीके से हम अपना क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट 3 तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एक होता है थर्मल, ठीक है, एक होता है थर्मल, एक होता है तुम्हारा विंड, और एक होता है वाटर। तो थर्मल से कैसे बनाते हो, गरम गरम कोयला डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। विंड से कैसे होता है, देखा होगा तुमने, बड़े बड़े पंखे चल रहे होते हैं ऐसे करके, ठीक है। वाटर, एक मशीन होती है टरबाइन नाम की, जिसपे जब हम वाटर को डालते हैं तो वो टरबाइन घूमती है बहुत तेज, और बहुत तेज घूमने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो ये जो लेक्स होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी किसमें, हाइडल पावर बनाने में। समझ आई बात? और ये हमें फ्लडिंग से बचाते हैं, यानी कि किस चीज़ से, बाढ़ से बचाते हैं। और हमारा जब कभी पानी की कमी हो जाए तो क्या होता है, वाटर भी सप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट चीज हम आ जाएंगे हमारे सुंदरबन डेल्टा। याद है मैंने डेल्टा बताया था कि गंगा इस तरफ से ऐसे करके आती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र ऐसे होकर यूटर्न मार के आती है। यूटर्न, जब यूटर्न मार रही होती है वहां पर उसका नाम क्या होता है, दिहांग उसका नाम होता है। और यहाँ पर उसको 2 नदियां मदद करती हैं, लोहित और दिबांग, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद वो असम से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए आके गंगा की ओर मिल जाती है, फिर वो यहाँ पर आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये नदियां जो होती है मियांडरिंग करती हैं, हाँ है ना। देखो ये दिख रहा है मियांडरिंग, है ना, मियांडरिंग करती हैं, तो अपने साथ ये बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, बहुत सारी मिट्टी लेके आती है। उस मिट्टी को ये गिरने से पहले एक जगह पर इकट्ठा कर देती है ऐसे साथ में आके। तो जहां इकट्ठा करती है उसको बोलते हैं डेल्टा, जहां इकट्ठा करती है उसे बोलते हैं डेल्टा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र हमारे पूरे देश का क्या, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। समझ आया? अब तुम्हें एक चीज और बता दूं कि जो नदी अपने साथ मिट्टी लाती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। मतलब वहां पे खेती अगर करी जाए तो क्या खेती होगी, मतलब बढ़िया एकदम, है ना। तो इसी चक्कर में वहां पर जो लैंड होता है वो कैसा होता है, मार्शी लैंड होता है। मार्शी मतलब क्या, दलदल एक तरीके से। अगर दलदल कैसे लिखे, एक तो राइटिंग इसमें बहुत गंदी आती है, पता नहीं है। मार्शी लैंड मतलब दलदल। इतनी ऐसी मिट्टी आने की वजह से वहाँ पर लैंड कैसा होता है, मार्शी होता है। और मैंग्रोव ट्री वहाँ पाए जाते हैं, देखो हमने फोटो भी लगा रखी है, मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं, इस तरीके के ट्री होते हैं वो। समझ आई बात? और इस तरीके से वो दलदल बनाते हैं। प्रयाग हमने पढ़ लिए। प्रयाग को याद करने का कितना बढ़िया तरीका एक चीज होता है, सबकी शॉर्ट शॉर्ट आगे आगे के वर्ड्स याद कर लो। किस तरीके से, देखो सबको अलकनंदा में ही गिरना है, तो इसको याद करने की तो जरूरत है नहीं। याद कर लेते हैं कि भाई जो धौली गंगा है, धौली गंगा क्या बनाती है, धौली गंगा भाई, धौली गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग में गिरती है यानी वी में। हमारी नंदाकिनी नंद में गिरती है। पिंडर भाई कर्ण में गिरती है ना। और मंदाकिनी आर में गिरती है यानी रुद्र में। और भागीरथी देव में गिरती है। तो कितना आसान है, सबकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, DVNN PK MR BD।
ज़्यादा से ज़्यादा एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तुम्हें पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये हटा लेना, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, आ जाते हैं रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, कि जो नदियाँ होती हैं वो हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से, हमारे पूरे इंडिया में, हमारी पूरी इकोनॉमी में किस तरीके से मदद करती हैं, क्या करती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं। रिवर हैव बीन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। अगर रिवर्स ना होती तो क्या हम लोग होते? नहीं होते। हमारी हिस्ट्री होती? नहीं होती। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि पुराने समय के जो लोग थे वो पानी के आसपास ही रह करते थे अपनी डेवलपमेंट के लिए। पानी की वजह से उन्हें खाना बनाना आया, सब चीज़ आया। तो अगर पानी नहीं होता, रिवर्स नहीं होती, तो हमारी हिस्ट्री नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ है द रिवर बैंक हैव अटैच्ड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। दिस सेटलमेंट नाउ बिकम अ न्यू सिटी। जो ये नदियाँ थी ना, ये नदियाँ जो थी, इनके आसपास मैंने बताया जमा कर देती है मिट्टी बहुत सारी। इतनी मिट्टी जमा कर देती है कि उनके बगल में शहर आ जाते हैं बहुत सारे। जैसे कि दिल्ली किसके बगल में? दिल्ली यमुना के बगल में, पता होगा तुम्हें, है ना। उत्तर प्रदेश में, बिहार जो है, ये सब गंगा के बगल में है ना। तो क्या होता है, यही होता है कि जो नदियां हैं अपने साथ इतनी मिट्टी लाती हैं कि एक नया शहर बना देती हैं अपने आसपास। और तुम्हें पता ही है ये शहर कितने फायदेमंद है। इन शहरों को बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं प्लेन्स, क्योंकि ना तो ये माउंटेन है ना प्लेचू, ना तो ये इस तरीके से उठे हुए हैं ना इस तरीके से फ्लैट है, ये तो बिल्कुल ही फ्लैट है ना। तो इसीलिए इसे प्लेन बोलते हैं। आई बात समझ में? PLAIN। ओके, यहाँ पर सिटीज बन जाती हैं, और ये सिटीज इसलिए इतनी फायदेमंद होती हैं क्योंकि देखो मैंने बताया नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी लाई है बहुत ही एकदम अच्छी मिट्टी होती है, तो यहाँ खेती बहुत अच्छी हो सकती है। हाँ है ना, बहुत अच्छी खेती हो सकती है ना। और क्या चीज़ें होंगी, खेती इतनी अच्छी हो सकती है, और यहाँ पर इंसान को रोजगार बहुत जल्दी मिल जाएगा। साथ ही साथ अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, यूजिंग रिवर फॉर इरीगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन। रिवर किस लिए इस्तेमाल की जा सकती है? इरीगेशन के लिए। भाई खेती करनी है तो बहुत सारा पानी लगेगा, और वो बहुत सारा पानी रिवर्स ही तो देंगी हमें, यहाँ से पानी उठाएंगे खेतों में डालेंगे, है ना। नेविटेशन, नेविटेशन थोड़ा ये गेशन होना चाहिए था मेरे हिसाब से, नेविगेशन जी आएगा। तो नेविगेशन क्या होता है, कभी कभी इसको थोड़ा सा भाई साफ कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंसानों को रास्ता नहीं पता होता, जंगल में, ऐसे जंगल में फंस जाते हैं। तो तुमने लोगों से सुना होगा, लोग कहते हैं कि नदियों के किनारे किनारे चलना, तुम किसी ना किसी शहर में पहुंच जाओगे। क्योंकि मैंने बताया कि नदियों के किनारे शहर बसे होते हैं बहुत सारे, है ना। तो अगर तुम नदियों के किनारे किनारे चलोगे तो शहर में आ जाओगे ना किसी, अगर खो गए हो। तो वही तुम्हारा नेविगेशन यानी मैप वर्क करती है, मैप का काम करती है। और हाइड्रो पावर अभी अभी पीछे पढ़ के आए थे, टरबाइन होती है, पानी गिरता है, टरबाइन घूमती है तेज तेज और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। समझ आई? ये हमारी रिवर। होप अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट्स कर देना, ठीक है। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब लाइक कर देना। वीडियो सब्सक्राइब थोड़ी हो सकती है, वीडियो तो लाइक ही हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो हम इसी तरीके से आगे और भी वीडियोस लाएंगे, वो भी देखिएगा। सब्सक्राइब ना भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वीडियो नॉलेज के लिए बनती है। मैं तो नॉलेज के लिए ही वीडियो बनाता हूँ।